नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल 9 PM तक। सवाल आज ये है कि क्या भारत पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला होने वाला था? क्या भारत पर अमेरिका के 9/11 जैसे आतंकी हमले की तैयारी थी? आतंकी डॉक्टरों का यह नेटवर्क भारत पर 26/11 से भी बड़े आतंकवादी हमले की तैयारी कर रहा था, क्योंकि अब जो खुलासे हो रहे हैं उनसे यही लगता है कि आतंक के ये डॉक्टर भारत पर हमला करके एक ऐसा जख्म हमें देना चाहते थे जो भारत कभी भूल ना सके, जो भारत के लोगों को हमेशा याद रहे। आपको दुनिया के 2 बड़े आतंकवादी हमलों की आज तस्वीरें दिखाते हैं, अगर आप भूल चुके हों तो। दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुआ था, जिसमें अल-कायदा के आतंकवादियों ने न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से 2 यात्री विमानों को टकरा दिया था और इस हमले में करीब 3000 लोगों की मौत हुई थी। और भारत में अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था 26 नवंबर 2008 को मुंबई में, जिसे आप 26/11 का हमला कहते हैं। इसमें पाकिस्तान के 10 आतंकवादियों ने समुद्र के रास्ते घुसपैठ करके मुंबई में 7 जगहों पर हमला किया था, जिसमें 166 लोग मारे गए थे। और इस बार आतंकी डॉक्टरों का इसी तरह से हमारे देश पर एक बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा था, और वो ये हमला हमास के स्टाइल में ड्रोन्स और रॉकेट से करना चाहते थे। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस हमले की पूरी तैयारी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में हो रही थी, यानी मेडिकल यूनिवर्सिटीज और अस्पतालों में बैठकर आतंकवादी हमले की प्लानिंग हो रही थी। यह हमला कैसे हो सकता था? आपको जरा 7 अक्टूबर 2023 का दिन याद दिलाते हैं, जब हमास ने इजराइल पर एक बड़ा हमला किया था। आप उस हमले की तस्वीरें देखकर जरा कल्पना कीजिए कि अगर इसी तरह का हमला कभी भारत में हो जाए तो यह कितना खतरनाक हो सकता था। हमास ने इजराइल पर सबसे पहले ड्रोन से हमले किए, फिर हजारों रॉकेट्स इजराइल पर फायर किए और इसके बाद हमास के आतंकवादियों ने इजराइल की सीमा के अंदर घुसकर लगभग 1200 लोगों को मार डाला। और ठीक ऐसा ही हमला भारत में भी करने की योजना बन रही थी। 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले धमाके में अल फलाह यूनिवर्सिटी का एक डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी मारा गया था, और अब इसका एक साथी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से पकड़ा गया है और उसके साथी का नाम है जसीर बिलाल वानी। इस आतंकवादी का एक और नाम भी है, वो है दानिश, और ये जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है और ये डॉक्टर उमर के साथ आतंकवादी हमले की प्लानिंग में शामिल था। ये आतंकवादी जसीर वानी, इससे अब NIA की पूछताछ चल रही है और पूछताछ में 3 बड़ी बातें पता चली हैं इस आतंकवादी से। पहला, यह आतंकवादी ड्रोन्स को मॉडिफाई करके दिल्ली में वैसा ही हमला करना चाहते थे जैसा हमास ने इजराइल पर किया है। यानी हो सकता है कि यह आतंकवादी बाजार में मिलने वाले किसी सामान्य से ड्रोन में कुछ बदलाव करके, उसे मॉडिफाई करके उसके ऊपर विस्फोटक लगाते और फिर ऐसे ड्रोन्स की मदद से किसी भी जगह पर हमला किया जा सकता था। दूसरा, आतंकवादियों का यह स्लीपर सेल रॉकेट्स भी तैयार करने की कोशिश कर रहा था और किसी भी रॉकेट की मदद से यह आतंकवादी दूर बैठकर किसी भी स्थान पर हमला करके बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते थे। और तीसरा, आतंकवादी जसीर वानी खुद ड्रोन्स को मॉडिफाई करने और रॉकेट्स तैयार करने की टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छी तरह से जानता था। यानी आप कह सकते हैं कि जसीर वानी सिर्फ एक मददगार नहीं था, बल्कि इस स्लीपर सेल का सबसे खतरनाक आतंकवादी और एक टेक्निकल कमांडर था, जो हमारे देश में बैठकर गाजा जैसे हमले की प्लानिंग कर रहा था। आज NIA ने जसीर वानी को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया और NIA को इसकी 10 दिनों की कस्टडी मिल गई है अदालत से, और आने वाले दिनों में जसीर वानी कुछ और बड़े खुलासे कर सकता है, क्योंकि अब ये 10 दिन तक NIA की कस्टडी में रहेगा और NIA के जो लोग हैं वो 10 दिन तक इससे पूछताछ करेंगे और इस पूछताछ में बहुत सारी नई बातें पता चलेंगी। इनका नेटवर्क कैसा था, इनकी प्लानिंग क्या थी, पैसा कहां से आ रहा था, हथियार कहां से आ रहे थे, और सबसे बड़ी बात, इनका रिमोट कंट्रोल कहां था। क्या इनका रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान में है
ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आप जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत सरकार ने जो नई नीति बनाई है उसके तहत अगर भारत में कोई आतंकवादी हमला होता है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, और अगर इन आतंकवादियों के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए निकले, अगर ये पैसा, ये सारी योजना और इनका रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान में मिला तो फिर इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत के किसी शहर या फिर दिल्ली के किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार में ऐसा हमला अगर होता तो उसमें कितने लोगों की जान जा सकती थी और कितना नुकसान होता। एक उदाहरण से इसे समझिए। इजरायल ने ड्रोन्स और रॉकेट्स के ऐसे हमलों से बचने के लिए अपना एक एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया हुआ है जिसका नाम है आयरन डोम, जो 70 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी रॉकेट, ड्रोन या मिसाइल के हमले को नष्ट कर सकता है। हालांकि अगर दिल्ली में आतंकवादी ड्रोन्स और रॉकेट से हमला करते और वो ड्रोन्स और रॉकेट्स हमारी ही भूमि से छोड़े गए होते, दिल्ली के आसपास से ही उन ड्रोन्स और रॉकेट्स को इस्तेमाल किया गया होता, तो शायद इन्हें रोकना बहुत मुश्किल होता, क्योंकि हमारे देश की सेनाएं सीमा पार से होने वाले ऐसे किसी भी हवाई हमले के लिए तो हमेशा तैयार रहती हैं। इसे हम रोक सकते हैं, सीमा पार से कोई भी मिसाइल आए, ड्रोन आए, हम रोक लेंगे। लेकिन जब कोई गद्दार आपके घर में ही बैठा हुआ है और बैठकर आपके घर में वो ऐसे हमले करे, तो फिर ऐसे ड्रोन्स और ऐसे रॉकेट्स को नष्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दिल्ली से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर अल फला यूनिवर्सिटी के डॉक्टर उमर नबी के भाई से पूछताछ पर आज एक बड़ा अपडेट आया है। लाल किले धमाके में डॉक्टर उमर की मौत हो चुकी है, आप सब जानते हैं, और डॉक्टर उमर के भाई का नाम है जहूर इलाही। इसने दावा किया है कि इसके पास डॉक्टर उमर का एक मोबाइल फोन मौजूद था और खुद डॉक्टर उमर ने उससे कहा था कि अगर डॉक्टर उमर के बारे में कोई खबर मिले या उमर के साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो फिर मोबाइल फोन को नष्ट करके पानी में फेंक देना। और जहूर इलाही ने जैसा उसके भाई ने कहा वैसा ही किया, और जैसे ही उसे उमर के बारे में खबर मिली उसने इस मोबाइल फोन को नष्ट करके पानी में फेंक दिया। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर उमर का मोबाइल फोन ढूंढ निकाला है और एक्सपर्ट्स इस मोबाइल फोन का डेटा अब रिकवर कर चुके हैं। आतंकवादियों के स्लीपर सेल में 6 डॉक्टर एक ही अल फला यूनिवर्सिटी से हैं, जिसमें से एक की मौत हो चुकी है, और अब तक कुल मिलाकर 8 डॉक्टर्स और 2 मौलवियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने दिल्ली, हरियाणा और आसपास के इलाकों में अल फला यूनिवर्सिटी के 25 ठिकानों पर छापेमारी की है, और अपनी शुरुआती जांच में ईडी को अल फला यूनिवर्सिटी में कई संदिग्ध पैसे के लेन देन मिले हैं। ईडी का कहना है कि उनकी जांच जारी है और अब डिजिटल रिकॉर्ड्स और कॉर्पोरेट दस्तावेजों की जांच के बाद आगे का नोटिस और सम्मन भेजा जाएगा। लाल किले की आतंकी घटना में शामिल आतंकवादियों को बचाने के लिए हमारे देश में एक गैंग एक्टिव हो चुका है। इसे आप टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से जानते हैं, अर्बन नक्सल के नाम से जानते हैं, और अब इनके लिए, इन आतंकवादियों को बचाने के लिए नई नई दलीलें दी जा रही हैं। कभी इन्हें भटका हुआ नौजवान कहा जा रहा है, तो कभी कहा जाता है कि ये अपनी जिंदगी की समस्याओं से बड़े परेशान थे, बेचारे युवा थे। आज कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने इस विस्फोट में शामिल आतंकवादियों को भटका हुआ नौजवान बताया। देश पर हमला करने वाले आतंकवादियों को भटका हुआ नौजवान बताना उन्हें एक क्लीन चिट देने जैसा है। ऐसा लगता है कि नेताओं के लिए इनका वोट बैंक पहले नंबर पर है और भारत का हित उसके बाद कहीं आता है। आज एक बड़ा सवाल ये है, हमारे देश के बहुत सारे नेता ऐसा सोचते हैं कि जब वो इस तरह के आतंकवादियों का बचाव करेंगे तो वो इस देश के 20 करोड़ मुसलमानों को खुश कर देंगे। इन आतंकवादियों का जब बचाव किया जाता है, जब इन्हें भटका हुआ नौजवान कहा जाता है, जब इन्हें एक मजबूर युवा कहा जाता है जिसके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई थी, तो इन नेताओं को ऐसा लगता है कि देश के करोड़ों मुसलमान इससे खुश हो जाते हैं और फिर वो इन्हें अपना हमदर्द समझने लगते हैं और फिर इनकी पार्टियों को और इन्हें वोट देते हैं। ये सबसे बड़ी गलतफहमी इन नेताओं को है, और आज हमारे तमाम मुसलमान दर्शकों से हम ये कहना चाहेंगे कि सबसे पहले इनकी गलतफहमी आप लोगों को ही दूर करनी है। ये जो इनके दिमाग में बात बैठ गई है कि आतंकवादियों का साथ देकर
आतंकवादियों की तारीफ करके, उनका बचाव करके इस देश का मुसलमान, हिंदुस्तानी मुसलमान जो है, भारतीय मुसलमान खुश होता है, इनकी इस गलतफहमी को दूर करना बहुत आवश्यक है। और धीरे धीरे ये गलतफहमी दूर हो भी रही है। आपने देखा बिहार के जो चुनाव के नतीजे आए हैं, उससे भी बहुत लोगों की ऐसी गलतफहमियां दूर हो चुकी होंगी। आपको याद होगा, इससे पहले जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी लाल किले पर आतंकवादी हमले को कश्मीर की परेशानियों से जोड़ दिया था। और आज बीजेपी ने ऐसे तमाम नेताओं को जवाब दिया है और कहा है कि किसी भी आतंकवादी के प्रति कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस हमेशा आतंकवादियों के बचाव में उतर आती है। वतन के साथ मोहब्बत करना हमें हमारा इस दीन सिखाता है। तो आप ऐसे काम करके, ऐसी बात करके जो वतन के खिलाफ हो और उसको इस्लाम से हाथ जोड़ने का काम करें, उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। और ये भटके हुए लोग हैं, इन भटके हुए लोगों की बात से इस्लाम की तस्वीर पेश नहीं हो सकती। लेकिन कांग्रेस की सोच सकारात्मक नहीं है। आतंकवादी करने वाले जघन्य अपराधी, आप अगर नाम लेकर देखो, अफजल गुरु से लेकर इशरत जहां तक, इशरत जहां को कांग्रेस के आदरणीय दिग्विजय सिंह बेटी बोलते थे, अफजल गुरु को गुरु बोलते थे, कसाब भाई बोलते थे। तो और उनका मुकदमा लड़ने के लिए आतंकवादियों का अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ऐसे कांग्रेस के सांसद उनके मुकदमे लड़ते थे। तो ये सोच को पूरी पार्टी की सोच बनानी होगी। आपके बयान देने से कुछ नहीं हो जाता। पूरी पार्टी को इस बारे में एक ऐसी सोच रखनी चाहिए जो आतंकवाद के खिलाफ हो। तो दोस्तों, हमारी एक खास रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही देश विदेश की खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल 9 PM तक को भी सब्सक्राइब करें और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। मिलते हैं फिर किसी और खास रिपोर्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।